हेलो, नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास है साइकोलॉजी की और हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस के जो टॉपिक है उसको। और आज हम इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उसके अंडर डिस्कस करेंगे आईक्यू को, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट को आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पर मूव करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का क्या मतलब है कि जितने भी आपके जो एग्ज़ाम हैं HPSSC के अंडर आते हैं, जैसे HP टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया, आपका HP पटवारी का एग्ज़ाम हो गया या HP पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी ये HPSSC के अंडर एग्ज़ाम आते हैं, नीव इंस्टीट्यूट मेनली उन एग्ज़ाम को जो है वो टारगेट करता है। और यहाँ जो फिलहाल में जो बैच चल रहा है वो है HP टेट का। और HP टेट यानी कि आपका आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस जो ये बैच है इसको ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके, ये आपको आइकन दिख रहा होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है नीव इंस्टीट्यूट। और ये ब्लू कलर का आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा। इस मतलब ये इस लोगो के साथ आप पहचान सकोगे कि ये नीव इंस्टीट्यूट है। और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो कॉल करनी है 9459802085 पर। इसके बाद जो है वो आपको बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। अब मैं बात करूं नीव इंस्टीट्यूट की, तो आप नीव इंस्टीट्यूट को ही क्यों चुने या यहाँ पर ही क्यों कोर्स को लें, तो इसके कुछ बेनिफिट हैं। आइए उन जो बेनिफिट है उनको देखते हैं कि ये बेनिफिट क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1 वीक डेमो फ्री, यानी कि आपको जो कोर्स है, कोर्स परचेज करने से पहले आपको 1 वीक का यहाँ पे जो डेमो है वो फ्री दिया जाएगा। यानी आप अगर सेटिस्फाइड होंगे, हमारी टीचिंग से अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इस कोर्स को परचेज करिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। दूसरा इसका बेनिफिट है डेली क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। थर्ड है वीकली टेस्ट यहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे ही हाफ सिलेबस होता है उसके बाद MCQ टाइप के आपको जो न्यूमेरिकल हैं या फिर जो आपके क्वेश्चन हैं उनको दिया जाता है। थर्ड है यहाँ पे डाउट क्लासेस भी पूरी तरह से ली जाती हैं। तो मेनली ये क्या है, ये बेनिफिट्स हैं आपके जो मतलब आप क्यों नीव इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट, यानी कि उन बच्चों के लिए जो कि जिनकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होती है, उनके लिए यहाँ 20% लेस है। 20% लेस किस में, हमारे जो बैच है नीव इंस्टीट्यूट का, जो ये HP टेट का बैच है, इसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1999, यानी कि 2000 रुपये में आपको क्या है, आपको पूरा का पूरा ये बैच देखने को मिलेगा। और इसमें जो BPL स्टूडेंट है उनके लिए 20% जो है वो यहाँ पे लेस होगा। तो ये तो बात होगी कोर्सेज की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम मनीषा ठाकुर है और यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स और साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं MSc B.Ed हूँ और एक्सपीरियंस मुझे जो है टीचिंग में वो मोर देन 2 ईयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है साइकोलॉजी का वो है इंटेलिजेंट क्वोशेंट के ऊपर, यानी कि बुद्धि लब्धि के ऊपर आज का हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से पूछा जाता है कि ये IQ की टर्म है, ये किसने दी, आपका जो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया। मेनली यहाँ से जो जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे मैंने यहाँ पॉइंट आउट किए हुए हैं, आपको पता लग जाएगा और आप इजीली समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। IQ क्या होता है मेनली, IQ इज अ मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। अगर ऐसे हम जनरल वे में देखें तो IQ क्या है, एबिलिटी है किस चीज की, रीजन करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हमारे अंदर क्षमता है, योग्यता है किसकी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, अगर साइकोलॉजी में बात करें तो IQ एक नंबर होता है।
जैसे होता है ना जो आईक्यू टेबल आपने पढ़ा होगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे आईक्यू टेबल को, जैसे कि कौन से जो है वो 90 to 110 लाई करते हैं, कौन अबव एवरेज होते हैं, कौन एवरेज होते हैं, कौन गिफ्टेड होते हैं, तो उनका नंबर जो है वो एक आईक्यू टेबल में दिए हुए हैं। तो साइकोलॉजी में क्या बोला है, आईक्यू इज अ नंबर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव इंटेलिजेंस। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है IQ इज अ नंबर टू यूज एक्सप्रेस द रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। एक नंबर यूज होता है किसका, पर्सन की इंटेलिजेंस को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है IQ टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है, IQ टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट। कौन थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, और कौन, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न के द्वारा जो है वो क्या किया गया, IQ की फर्स्ट टर्म दी गई। जब भी टर्म की बात की जाए, IQ टर्म किसने दिया, तो वो थे जर्मन के साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न, और ईयर कौन सा था, 1912 में। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सेकंड, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IQ फॉर्मूला वाज फर्स्ट गिवन बाय लुइस टर्मन। किसके द्वारा, लुइस टर्मन के द्वारा 1916 में। यानी कि अगर IQ टर्म की बात की जाए, अगर IQ टर्म के बारे में पूछा जाए तो कौन है, विलियम स्टर्न, और फॉर्मूला के बारे में पूछा जाए कि किसने दिया या यूज किया फर्स्ट टाइम, तो वो थे लुइस टर्मन। और कब किया ये, 1916 में। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये भी पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है। IQ का आपके पास फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि MA आपकी फुल फॉर्म है मेंटल एज, कि आपकी मानसिक आयु क्या है, और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपकी जो वास्तविक आयु है वो क्या है। यानी आपकी मेंटल आयु कुछ और होगी और आपकी क्रोनोलॉजिकल जो आयु है, एज है, वो कुछ और होगी। अगर उनमें डिफरेंस होगा तब आप कहा जाएगा कि बच्चा जो है वो एवरेज है या अबव एवरेज है या फिर गिफ्टेड है, ठीक है, उस बेस पे कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, मेंटल IQ का क्या फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो बात होगी किसकी, हमारे IQ की। और इसमें आपको मेनली कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, एक तो ये जो टर्म है किसने दी, फॉर्मूला किसने यूज किया, या फिर फॉर्मूला अगर पूछा जाए कि फॉर्मूला किसने दिया तो लुइस टर्मन ने, और IQ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल एज का वो किसने दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा दिया गया, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा, ठीक है। कौन सी, 3 बातें होगी आपको याद करने के लिए, 3 पॉइंट्स हो गए। वैसे तो इंटेलिजेंस में बहुत कुछ है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 बातें होगी आपको याद करने के लिए। कौन कौन सी, एक तो हो गया कि ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये दिया आपका अल्फ्रेड बिने ने। जो हमने पीछे पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा हमने कि IQ फॉर्मूला किसने दिया और IQ टर्म किसने दी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप और IQ की। अब इसको क्लासिफाई किया गया, IQ को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, यानी जिस नंबर की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वो ये नंबर है, ठीक है। आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल होते हैं या एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका आयु कौन सी रेंज, जो IQ है वो कौन सी रेंज में फॉल होता है, वो होता है 90 to 109। यानी कि अब इसमें भी बहुत सारी जो है वो मतलब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, जो नॉर्मल और एवरेज बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है, 90 से लेके 109 तक। यानी कि मेनली जो भी जितनी भी हमारे जैसे हम हो गए, एवरेज स्टूडेंट हो गए, क्या उनका IQ होता है 90 से लेके 109 तक। तो इसके ऊपर जैसे अबव एवरेज हो गए 110 से लेके 119 तक, सुपीरियर हो गए 120 से लेके 129 तक, वेरी सुपीरियर हो गए 130 से लेके 139 तक, जीनियस हो गए 140 प्लस, ठीक है। तो ये रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मेनली याद रखते हो
जैसे कि जीनियस का कितना हो गया, यहाँ पे जीनियस का हो गया 140+, और आपको एक याद रखना है नॉर्मल, यानी एवरेज का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 90 से 109। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसमें इडियट। इडियट जो होते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो आपको यहाँ लिखा है 10 नंबर पे, इडियट की जो रेंज है वो 0 से 25, ये क्या है, ये आईक्यू की रेंज है। उसके ऊपर आते हैं इम्बेसिबल, यानी कि 25 से 49 के बीच में फॉल करते हैं। फीबल माइंडेड या मोरोन जो होते हैं वो 50 से 69 के बीच में फॉल करते हैं। डल और बॉर्डरलाइन जो होते हैं वो 70 से 79, और बिलो एवरेज जो होते हैं 80 से 89। ये 1 बाई 1 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से है, जीनियस से। एक आपको जीनियस वाला याद रखना है, एक आपको नॉर्मल एवरेज वाला याद रखना है कि कौन सी रेंज होती है इनकी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो लास्ट के हैं, जैसे इडियट हो गया, कितने होते हैं, 0 से 25 के। डल और बॉर्डर लाइन हो गया कितने, 70 से 79। तो ये रेंज भी क्या है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या यहाँ से एक बार समझ लीजिए कि ये क्या होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली इसको बेल कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेल कर्व भी इसको बोला जाता है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या पता लग रहा है और क्या है, ये जो नीचे है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या है, ये आपकी जो है ये आपका आईक्यू लेवल बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, ये आईक्यू लेवल यहाँ पे जो है ये बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल होते हैं एवरेज परफॉर्मेंस, जो एवरेज जो सबसे ज़्यादा है, कितने हैं एवरेज, 68%। जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है, जो मैंने 90 से 109 बताई, वो सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कौन से हैं, 68%, ठीक है। और जो सबसे कम है, जिसकी पुअर परफॉर्मेंस है, वो लोग कितने हैं, वो हैं 16%। और जिसकी हाई परफॉर्मेंस है, जैसे वो आगे गिफ्टेड आ गया, सुपीरियर आ गया, वेरी सुपीरियर आ गया, वो कितने परसेंट है, वो है 16%। मतलब पुअर भी उतने हैं और आपके हाई परफॉर्मर भी उतने हैं। एवरेज क्या है, एवरेज सबसे ज्यादा है, कितने हैं, 68%। तो मेनली इसमें से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि क्या है, जो एवरेज है यहाँ पे इसकी रेशियो सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही पुअर भी कम होते हैं और जो ज्यादा इंटेलिजेंस है वो भी कम होते हैं। देखिए जहाँ यहाँ से ग्राफ से आपको पता लग रहा होगा, पुअर कितने हैं, 0.1% या 2%, ये क्या है, या 14%, ये क्या है, ये पुअर वाली कैटेगरी में आते हैं। पुअर कौन से हैं, जो इडियट हैं, फिर वो जो बॉर्डर लाइन पे हैं, फीबल माइंडेड हैं, वो क्या है, वो उनकी रेशियो क्या है, कम है, ठीक है। एवरेज पर्सन की क्या है, ज्यादा है। और हाई परफॉर्मेंस वाले भी क्या है, कम है, 0.1। अब सारे थोड़े ना सुपीरियर होते हैं, सारे थोड़े ना गिफ्टेड होते हैं, है ना। तो क्या है, ये हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे भी कम है और पुअर परफॉर्मेंस है यहाँ पे भी कम है। यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक बेल शेप का ग्राफ जो है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंजली 3 रिंग मॉडल। रेंजली मेनली क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बात की गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में, या गिफ्टेड जो स्टूडेंट होता है उनका बिहेवियर जानने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जो पर्टिकुलर एक पर्सन होगा, जो जिसमें लगेगा कि क्या है, वो गिफ्टेड है, उसमें ये 3 जो एबिलिटी है वो पाई जाएंगी, ठीक है। उन्होंने बोला उसमें 3 एबिलिटी पाई जाएंगी, और वो 3 एबिलिटी कौन कौन सी थी, वो थी अबव एवरेज एबिलिटी, सेकंड इज क्रिएटिविटी एंड थर्ड इज टास्क कमिटमेंट। कौन सी, एक तो हाई एबिलिटी होगी उसमें, क्रिएटिविटी होगी उसमें, और टास्क को करने के लिए क्या होगी, कमिटमेंट होगी, ठीक है। जिस पर्सन में, जिस बच्चे में ये तीनों एबिलिटी पाई जाएंगी वो क्या कहलाएगा, गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड चाइल्ड कहलाएगा, या वो शो करेगा गिफ्टेड बिहेवियर। इसको ये रेंजली ने दिया था, इसके 3 रिंग मॉडल भी बोलते हैं। और आप इसे कैसे याद कर सकते हो, ACC से भी याद कर सकते हो। ACC से क्या हो जाएगा, ACC से आपका हो जाएगा यहाँ पे एबिलिटी, A से एबिलिटी, C से क्रिएटिविटी और C से कमिटमेंट, ठीक है। तो
तो आप यहाँ इससे रेंजली के 3 रिंग मॉडल को यहाँ से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्लाइड की, जिसमें बताया गया है जेपी गिलफर्ड का जो इंटेलेक्चुअल का जो उन्होंने थ्योरी दी थी या मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? जेपी गिलफर्ड की एक थ्योरी है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉय पॉल गिलफर्ड, यहाँ पे गिलफर्ड होगा, जॉय पॉल गिलफर्ड, जिनके मॉडल को SOI मॉडल भी बोलते हैं। SOI मॉडल क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के कारण इनको SI मॉडल भी बोलते हैं या फिर 3 डायमेंशनल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इस जो हमारे पास जेपी गिलफर्ड ने दिया था इंटेलेक्चुअल का मॉडल, उसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि SOI भी बोलते हैं, और उसको 3 डायमेंशनल मॉडल भी बोलते हैं या 3D मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने मेनली जो अपनी थ्योरी दी, ये जो उन्होंने जेपी गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दिया, जो थ्योरी दी, उसमें क्या बोला? उसमें उन्होंने एक इंटेलिजेंस को एक 3D मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, कौन से मॉडल में? 3D मॉडल में, यानी एक क्यूब की शेप में उन्होंने बताया कि जो मेंटल एबिलिटी होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, 3 टाइप से ही क्या है ये मेंटल स्ट्रक्चर, ये मेंटल एबिलिटी बनी हुई हैं। वो 3 एबिलिटी या 3 जो हमारे पास जो ऑपरेशन थे, जो कंटेंट थे, वो क्या थे? उन्होंने बोला कि 3 चीजें होती हैं मेनली। उन्होंने जो थर्स्टन की थ्योरी थी, जो PMA की हमने पढ़ी थी, 7 PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उसी को ही आगे क्या किया, उसी से मतलब उसी को ही आगे उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया। उन्होंने बोला ये जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हैं वो मेनली क्या है? मेनली एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, और उन्होंने इन एलिमेंट को 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। वो कौन कौन से थे? पहला था मेंटल कंटेंट। कौन सा? मेंटल कंटेंट। सेकंड इज मेंटल ऑपरेशन एंड थर्ड इज मेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, इस जो मेंटल कंटेंट है इसमें 5 एलिमेंट आते हैं, यहाँ आपको पिक्चर से पता लग रहा होगा। ठीक है, मेनली इस क्यूब में क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ही उन्होंने मेजर किया, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अपना ये जो मेंटल प्रोसेसिंग है उसके बारे में बताया। तो पहले क्या बताया? जो कंटेंट होता है, मेंटल कंटेंट होते हैं वो 5 एलिमेंट होते हैं, मेंटल ऑपरेशन में 6 एलिमेंट होते हैं, और मेंटल प्रोडक्ट में भी 6 एलिमेंट होते हैं, और टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 180। कितने? 180 जो है वो टोटल एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। तो इसमें मेनली क्या बोला उन्होंने? इस जो थ्योरी थी इसमें क्या बोला कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत सारी एबिलिटी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ही फर्स्ट प्रपोज्ड मॉडल विद 120 जो एलिमेंट थे, पहले उन्होंने 120 दिए, देन फिर रिवाइज हुए 150 हुए, फिर फाइनली हो गए 180 एलिमेंट। ठीक है, और वो एलिमेंट क्या क्या थे? वो थे आपके पास कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, इस फॉर्म में उन्होंने ये एलिमेंट जो है वो दिए। अब देखिए ये कंटेंट क्या चीज है, ये ऑपरेशन क्या चीज है, और ये प्रोडक्ट क्या चीज है। कंटेंट मतलब वो कंटेंट, वो सामग्री जिसपे जो है वो ऑपरेशन होंगे, जिसपे जो है वो कार्य होगा। कंटेंट मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। मतलब कंटेंट का क्या मतलब? विजुअल का मतलब है जो हम देख रहे हैं, हम देख के जो कंटेंट ग्रहण कर रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं। ठीक है, ऑडिटरी जो सुन के हम कंटेंट को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस कंटेंट पे, ये जो कंटेंट है, जो सिचुएशन हमने परसीव की, जो हमने सुना, इस कंटेंट पे प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इस कंटेंट पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब है ऑपरेशन होगा। ठीक है, या तो हम किसी यूनिट की फॉर्म में हम वो ऑपरेशन होगा, या क्लासेस की फॉर्म में ऑपरेशन होगा, या रिलेशन की फॉर्म में, या तो हम रिलेशन फॉर्म करेंगे कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का इसके साथ ये रिलेशन है। ठीक है, ये इस तरह से हो गए, और लास्ट में हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है हम उस पूरी सिचुएशन को क्या देख के, कैसे, क्या हैंडल करके क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, क्या इवेल्युएट करते हैं हम।
ठीक है, कौन सी थिंकिंग हमारी लगी वहां पे, कन्वर्जेंट लगी या डाइवर्जेंट थिंकिंग वहां पे लगी। तो मेनली इस थ्योरी में ये जो जेपी गिलफर्ड की थ्योरी थी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसमें सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने 3D मॉडल की बात की। फर्स्ट बात आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने 3D मॉडल की बात की, 3 डायमेंशन मॉडल की बात की। सेकंड, इन्होंने बात की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की। कौन सी बात की इन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात की, यानी SOI मॉडल की बात की। और टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वो हैं 180। तो ये सब जो 3 चीजें हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जेपी गिलफर्ड ही बात करते हैं कौन सी थिंकिंग की, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो मेनली हम रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस से करते हैं, ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम रिलेट करते हैं क्रिएटिविटी से। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब ही क्या है, मतलब क्या मतलब ये थिंकिंग कैसी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या एक ही आंसर होगा, ठीक है, उसके अलावा बच्चा कहीं और नहीं सोच पाएगा। जैसे MCQ होते हैं, ठीक है, उनका क्या है एक ही आंसर होगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है दिशाओं में सोचना, ठीक है, बच्चा क्या दिशाओं में सोचता है, एक क्वेश्चन के क्या बहुत सारे आंसर निकाल सकता है, ठीक है, वो बच्चा क्या होता है, वो क्रिएटिव होता है। ठीक है, इसलिए कन्वर्जेंट को इंटेलिजेंस के साथ और जो हमारे पास डाइवर्जेंट है उसे क्रिएटिविटी के साथ जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, लॉजिक लगता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, इसमें लॉजिक लगता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, इमेजिनेशन होती है, बच्चा कल्पनाओं अमूर्त चीजों के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, कॉन्क्रीट के साथ साथ क्या वो अमूर्त चीजों के बारे में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी रखता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो होगी हमारी बात, ये बात होगी कन्वर्जेंट थिंकिंग की और डाइवर्जेंट थिंकिंग की, जिसके बारे में किन्हें जेपी गिलफर्ड ने भी बात की थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये है क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक ये थ्योरी थी और एक जेपी गिलफर्ड की थ्योरी थी। इस थ्योरी को कवर करने के बाद यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंस का जो हमारा टॉपिक है, एक चैप्टर था, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस किसने दी, RV कैटल ने। RV कैटल यानी कि रेमंड बर्नार्ड कैटल ने, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आपको मेनली इसमें क्या पता होना चाहिए कि ये किसने दी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड थ्योरी किसने दी, RV कैटल ने। अब ये फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस होती क्या है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, पहले समझिए ये फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है। ये मेनली रिलेटेड होती है आपकी हेरिडिटी से। ठीक है, किससे रिलेटेड होती है, आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या, जो हमें अपने पेरेंट्स से, जीन से हमें जो इंटेलिजेंस मिली होती है, जिसे हम क्या चेंज नहीं कर सकते, ये वो इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, ये कब आती है, जिसे जैसे हमने इंस्टेंट डिसीजन लेने हो। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन का मतलब है कि तभी के तभी हमें क्या है डिसीजन लेना है किसी चीज का। वो क्या है, वो जो डिसीजन मेकिंग हमारी जो एक शक्ति है, वो क्या है, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये मेनली किसके अंडर फॉल करती है, ये क्रिएटिविटी के अंदर फॉल करती है, यानी कि ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। और हेरिडिटी यानी जीन से, यानी हमें हमारे माता पिता से मिली हुई है। तो ये क्या है, एक क्रिएटिविटी से। अगर ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो साथ में ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो रिलेट करती है किसके साथ, क्रिएटिविटी के साथ। साथ में ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इसमें होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दोनों में होती है, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस में भी और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में भी। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, जिसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। और ये क्या होता है, आफ्टर 20s क्या होती है, ये डिक्रीज होने लगती है, ये कम होने लगती है। ठीक है, मैंने बात की कि इसे चेंज नहीं कर सकते, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन क्या होता है 20 के बाद क्या है, ये कम होने लगती है। दूसरी तरफ है हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ये क्या होती है, ये हमें अनुभव से आती है। हम एक तरह से क्या करते हैं, इसे एक्वायर करते हैं,
इस इंटेलिजेंस को हम क्या करते हैं, इस इंटेलिजेंस को हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये तो क्या होता है, ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो चली रहती है, ठीक है। क्यों चली रहेगी ये, क्योंकि ये क्या है, ये एक्वायर करते हैं। जितना ज़्यादा हम जो है वो एक्वायर करेंगे, हमारे पास ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा क्या होगी, हमारी इंटेलिजेंस होगी, हमारी बुद्धि होगी, है ना। तो क्या होगा, ये कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी ये हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है, और ये क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ होती है। नेक्स्ट है यहाँ लिखा एक्वायर्ड, पहले बता दिया मैंने कि ये क्या है, एक्वायर्ड करते हैं, हम सीखते हैं। बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे, तथ्यों पर क्या होती है, बेस्ड होती है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, किसी न किसी किस पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, और ये मेनली किस पे होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि किससे रिलेट करते हैं, हम इसे इंटेलिजेंस से भी रिलेट करते हैं। तो ये तो थी हमारी क्या, क्रिस्टल एंड फ्लूइड की, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी हमारे पास आरवी कैटल ने। आरवी कैटल यानी कि रेमंड बर्नार्ड कैटल ने, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो एक टॉपिक चला हुआ था हमारा इंटेलिजेंस का, वो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे जो थ्योरीज थी उसकी वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दी हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड थी, वो सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। बाकी ये छोटा सा टॉपिक बचा था आईक्यू का, जो आज डिस्कस हो गया, और साथ में ये 2 थ्योरीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली। बाकी अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक के साथ जो है यहाँ पे उसकी जो है वो डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।